एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 30, जिसका नाम है नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी। क्या है? नगर पालिका, जिसको कहा जाता है म्यूनिसिपैलिटी। सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम 2026 के लिए कंप्लीट नोट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि जो भी सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो मुख्य बिंदु है वो है परिचय। सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे कि नगर पालिका का परिचय क्या होता है, नगर पालिका किसको कहा जाता है। तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो शहर का प्रशासन होता है उसका जो भी व्यवस्था होता है, विकास से संबंधित व्यवस्था, साफ सफाई से संबंधित व्यवस्था जो भी करवाती है वो नगर पालिका करवाती है, यानी कि शहरी प्रशासन को नगर पालिका कहा जाता है। नगर पालिका शहरी स्थानीय स्वशासन यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था है, यानी कि इसके अंतर्गत आपका शहरी स्थानीय प्रशासन आता है। इसका उद्देश्य शहरों में स्थानीय प्रशासन, विकास कार्य तथा नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करना है। क्या क्या करना है? तो इसका उद्देश्य होता है शहरों में स्थानीय प्रशासन यानी कि जो गांव का स्थानीय प्रशासन होता है, और विकास का मतलब होता है जो लोगों के समाज कल्याण से संबंधित कार्य होते हैं वो करना होता है, तथा नागरिकों की सुविधाओं का प्रबंधन यानी कि जो नागरिकों की सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, मकान और भी जो सुविधाएं होती हैं उनकी सुविधा भी करना किनका काम होता है? तो वो नगर पालिका का होता है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया था, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। कब हुआ लागू? 1 जून 1993 को लागू किया गया। कब किया गया? 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके तहत संविधान में भाग 9A में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ZG तथा 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यानी कि जो नगर पालिका का प्रावधान मिलता है वो आपको संविधान के 9वें भाग A में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक आपको नगर पालिका का वर्णन देखने को मिलता है। पहला जो मुख्य बिंदु है वो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि यह जो लागू हुआ था वो 1 जून 1993 को लागू हुआ था, और संविधान में भाग 9A में यानी कि 9A में इसको जोड़ा गया है। किसको? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 9A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 Z तक इसका प्रावधान मिलता है। किसका? नगर पालिका का प्रावधान मिलता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया है वो संविधान के इसी अनुच्छेद के तहत, वो इसी अधिनियम के तहत दिया गया। कौन सा अधिनियम? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि लागू हुआ था 1 जून 1993 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1993 को जो लागू किया गया था। कब किया गया था? 1993 को इसको लागू किया गया था। नगर पालिकाओं के प्रकार, अनुच्छेद 243 क्यू। तो अनुच्छेद 243 क्यू में कहा गया कि नगर पालिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो पहली जो होती है वो नगर पंचायत। तो नगर पंचायत क्या होती है? तो नगर पंचायत होती है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के लिए होता है, यानी कि जो गांव शहरों में परिवर्तित होते हैं उनके लिए नगर पंचायत होती है। कौन सी होती है? नगर पंचायत। यानी कि जो पहले बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं यानी कि गांव के क्षेत्र हैं वह शहरों से जुड़ रहे हैं या शहरों में परिवर्तन हो रहा है उनका, तो वहाँ पर क्या होती है? नगर पंचायत होती है। इसके बाद नगर परिषद। तो नगर परिषद क्या होता है? छोटे या मध्यम शहरी क्षेत्रों के लिए मध्यम क्षेत्र होती हैं, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल जिसको कहा जाता है म्युनिसिपल काउंसिल, यानी कि छोटे या मध्यम शहर होते हैं जो
उनको क्या कहा जाता है, उनको नगर परिषद कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरी होती है वो होती है नगर निगम। तो नगर निगम क्या होती है, तो इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। नगर निगम जो होता है ये बड़े शहरों के लिए होता है, मतलब कि जो शहर बड़े होते हैं वहाँ पर नगर निगम होता है। जैसे कि आपका झांसी हो गया, तो झांसी में नगर निगम लगता है, वहाँ पर नगर परिषद नहीं लगता है। लेकिन ये जो तीनों आते हैं इन सभी को नगर पालिका के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, नगर पालिका के अंतर्गत इनको रखा जाता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो नगर पालिकाओं की संरचना। तो नगर पालिकाओं की संरचना जो दी गई है वो अनुच्छेद 243 आर में दी गई है। किस में दी गई है, अनुच्छेद 243 आर में इसकी संरचना दी गई है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाती हैं, यानी कि इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनमें जनता भाग लेती है और जनता प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रत्येक नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाता है, यानी कि जो प्रत्येक नगर पालिका होती है उसको वार्डों में विभाजित किया जाता है, यानी कि अलग अलग वार्ड होते हैं। जैसे कि वार्ड ए हो गया, 1B हो गया, इस प्रकार से वार्ड होते हैं और उन वार्डों के अलग अलग मेंबर होते हैं। सांसद, विधायक आदि को राज्य कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, यानी कि जो सांसद और विधायक होते हैं उनको राज्य कानून के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो सांसद या विधायक को भी यह अधिकार दे सकती है, यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। वार्ड समिति, तो वार्ड समिति को अनुच्छेद 243 एस में वर्णित किया गया है। तो वार्ड समिति क्या होती है, 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि जिन शहरों में 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होती है तो उन नगरों के लिए वार्ड समितियां बनाई जा सकती हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, तो इनका उद्देश्य होता है स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान, यानी कि जो भी वहाँ पर समस्याएं हो रही हैं उनका तुरंत निराकरण करना इनका काम होता है। तो इनका काम होता है वार्ड समिति का। इसके अलावा अगला जो मुख्य बिंदु है सीटों का आरक्षण। तो सीटों का आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 243 टी में। तो SC एवं ST के लिए आरक्षण ज़्यादा होता है। SC ST यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उनके लिए इसमें आरक्षण ज़्यादा होता है। कुल सीटों में कम से कम 1/3 सीटें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। 1/3 का मतलब होता है 33%, यानी कि 3.35% जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं। अध्यक्ष पदों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण होता है, यानी कि जो अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, उनमें भी महिलाओं को क्या दिया जाता है, तो उसमें भी आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद राज्य OBC के लिए भी आरक्षण दे सकता है। यदि कोई स्टेट चाहे, यानी कि कोई राज्य चाहे तो वह OBC वर्ग के लिए भी आरक्षण दे सकता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है कार्यकाल। तो कार्यकाल में क्या कहा गया है, तो इसका जो वर्णन दिया गया है वो अनुच्छेद 243 यू में दिया गया है। किस में दिया गया है, अनुच्छेद 243 यू में कार्यकाल का वर्णन दिया गया है। कार्यकाल जो होता है नगर पालिका का कार्यकाल वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल नगर पालिका का होता है। समय से पहले भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है यदि शेष कार्यकाल 6 माह या अधिक हो। यदि किसी कारणवश नगर पालिका को भंग कर दिया गया है तो 6 माह के भीतर, यानी कि 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवाना आवश्यक होता है यदि कार्यकाल 6 माह या उससे अधिक हो। यदि जैसे कि कोई भी वहाँ पर अध्यक्ष है, नगर पालिका का अध्यक्ष है, जैसे कि 5 साल का कार्यकाल होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। यदि उसने 4 साल उसने कार्यकाल कर लिया है और उसको हटा दिया जाता है, यानी कि नगर पालिका को भंग कर दिया जाता है, तो 1 साल का कार्यकाल रह जाता है। उसके लिए 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। सदस्यता की योग्यता जो दी गई है वो अनुच्छेद 243B में दी गई है। किस में दी गई है, अनुच्छेद 243B में सदस्यता की योग्यता दी गई है। तो राज्य कानून के अनुसार निर्धारित की जाती है, यानी कि हर स्टेट की जो होती है वो राज्य कानून के अनुसार निर्धारित की जाती है। और न्यूनतम आयु जो होती है नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए वो होती है न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगला मुख्य बिंदु वो शक्तियाँ एवं कार्य। तो शक्तियाँ एवं कार्य जो दिया गया है वह अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में दिया गया है, यानी कि 243 डब्ल्यू अनुच्छेद जो है उसमें शक्तियाँ एवं कार्य दिया गया है कि नगर पालिका को क्या शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। तो राज्य सरकार नगर पालिका को निम्न कार्य सौंप सकती है, यानी कि जो कार्य सौंपती है वह राज्य सरकार ही सौंपती है। पहला होता है शहरी योजना, भूमि उपयोग नियोजन, सड़क एवं पुल, पेयजल। इसके अलावा स्वच्छता से संबंधित, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, पर्यावरण संरक्षण, पार्क एवं उद्यान, स्ट्रीट लाइट, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और नगरीय विकास योजनाएं आदि। यानी कि जो इतने जो काम होते हैं नगर पालिकाओं के होते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है नगर पालिकाओं की आय के स्रोत, यानी कि नगर पालिकाओं की आय कहाँ से होती है, यानी कि जो नगर पालिकाओं की कमाई होती है वो कहाँ से होती है। तो इसका वर्णन जो दिया गया है वो अनुच्छेद 243 एक्ट में दिया गया है। तो पहली जो होती है वो संपत्ति कर से होती है, दूसरी जल कर से होती है, और तीसरी भवन कर से होती है, चौथी जो होती है वो विज्ञापन कर होता है, और पाँचवा जो होता है वो पार्किंग शुल्क होता है, और छठवां जो होता है वो लाइसेंस शुल्क होता है। इसके बाद राज्य सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी होता है, और केंद्र सरकार की जो योजना होती हैं उन पर भी आपको कर मिलता है, और अन्य स्थानीय शुल्क होती हैं उनसे भी नगर पालिका की आय होती है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का जो वर्णन दिया गया है वो अनुच्छेद 243 वाई में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243 वाई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन दिया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, और जो भी धन यानी कि जो दिया जाता है नगर पालिकाओं को, यह राज्य वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, और वह उसी में निर्धारित कर दिया जाता है कि 5 वर्ष में कितना धन किस नगर पालिका को दिया जाएगा। नगर पालिका एवं पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, यानी कि जो नगर पालिका होती हैं उन पंचायत होती हैं इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है कि जो भी धन दिया गया है उसकी स्थिति क्या है, और वह धन उस काम में लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, तो उसकी भी जांच की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार को वित्तीय सिफारिशें भी देता है। कौन देता है? तो वो देता है राज्य वित्त आयोग। इसके बाद अगला मुख्य बिंदु है वो नगर पालिका चुनाव। तो नगर पालिका चुनाव जो होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 243 जेड ए में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिका चुनाव का वर्णन मिलता है। तो चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। किसकी होती है? यानी कि जो चुनाव कराया जाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है जिला योजना समिति। तो जो जिला योजना समिति का जो वर्णन दिया गया है वह अनुच्छेद 243 जेड डी में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243 जेड डी में। जिले की विकास योजनाओं का समन्वय करना, यानी कि जिला की जो विकास योजनाएं होती हैं इनकी विकास से संबंधित जो समाज कल्याण के लिए लाभकारी होती हैं उनका समन्वय करना और क्रियान्वयन करना। पंचायत एवं नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना, यानी कि पंचायत और जो नगर पालिकाओं की योजना होती है उनको एकत्रित करना कि कौन सी योजना कहाँ पर करना है। तो इन योजनाओं को एकत्रित करना भी किसका काम होता है? तो वो होता है नगर पालिका का काम होता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है महानगर योजना समिति। तो महानगर योजना समिति का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 243 जेड ई में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243 जेड ई में महानगर योजना समिति का वर्णन दिया गया है। महानगर 10 लाख या अधिक जनसंख्या के विकास की समेकित योजना तैयार करती है, यानी कि जो महानगर होता है वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसकी विकास योजनाओं के लिए काम करता है, यानी कि महानगर में 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या के लिए काम किया जाता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, यानी कि नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं। 18 विषय कौन कौन से दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं शहरी योजना, भूमि उपयोग, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सड़क एवं पुल,
जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अग्निशमन, शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, झुग्गी सुधार, गरीबी उन्मूलन, पार्क एवं उद्यान, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसके अलावा कब्रिस्तान एवं शमशान और पशु आश्रय, जन्म मृत्यु पंजीकरण, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और यह काम किसका होता है? तो यह काम होता है नगर पालिका का काम होता है। इसके बाद परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वह महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि जो 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1992 में हुआ था। और लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 1 जून 1993 को। कब किया गया था लागू? 1 जून 1993 को लागू किया गया था। इसके बाद भाग 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन दिया गया है। इनका वर्णन जो दिया गया है वह अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक वर्णन इनका दिया गया है। किसका? नगर पालिकाओं का। इसके बाद 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। नगर पालिकाओं के प्रकार, तो 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं और कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण जो होता है वह 1/3 न्यूनतम आरक्षण होता है। और चुनाव कराता है, चुनाव कौन कराता है? तो वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव कराए जाते हैं। और राज्य वित्त आयोग के द्वारा धनराशि जो भी दी जाती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में दी जाती है, यानी कि 5 वर्ष के लिए जो भी नगर पालिकाओं को दी जाती है धनराशि उसका वर्णन राज्य वित्त आयोग में मिलता है। महानगर जो होता है वो 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या के लिए महानगर प्रशासन होता है। वन लाइनर डिवीजन देख लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें किसको? पंचायत और ग्रामीण पंचायत को शामिल किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें नगर पालिका यानी कि शहरी जो प्रशासन था उसको किसको? शहरी प्रशासन को शामिल किया गया था। इसके बाद भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। और भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन दिया गया है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो ग्राम पंचायत के लिए दिए गए थे। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए थे, यानी कि 18 विषय जो दिए गए थे वो नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में दिए गए थे। और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय दिए गए थे। तो ये नोट RRB, NTPC, SSC, UPSC, यूपी पुलिस, CTET, स्टेट PCS तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपालिटी से संबंधित टॉप 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि इंडियन पॉलिटी चैप्टर नंबर 30 ऑल गवर्नमेंट यानी कि सभी गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था ये 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लागू हुआ था वह 1 जून 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1993, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो हैं वो नगर पालिका के भाग 9A में है। किसमें? 9A में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन सी हैं? तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 243P से लेकर 243ZG तक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषय थे। कितने? 18 विषय थे। किसके लिए? नगर पालिका के लिए 18 विषयों का वर्णन दिया गया है।
इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु और नगर पंचायत का गठन किस क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो नगर पंचायत का जो गठन किया जाता है यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्र के लिए किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि नगर परिषद का गठन किसके लिए किया जाता है। तो जो नगर परिषद का गठन किया जाता है यह छोटे एवं मध्यम शहरी क्षेत्रों के लिए किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए कौन सी नगर पालिका बनाई जाती है। तो बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम बनाया जाता है। कौन सा नगर निगम बनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जहां पर 10 लाख या इससे प्लस जनसंख्या होती है तो वहां पर नगर निगम होता है। क्या होता है? नगर निगम। नगर पालिकाओं की सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है। तो नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इसमें जनता भाग लेती है। क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है कौन सा है, तो वो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में क्या गठित किया जा सकता है। तो जहाँ 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर क्या गठित किया जाता है, तो वहाँ पर गठित किया जाता है वार्ड समिति। क्या किया जाता है? वार्ड समिति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना होता है। तो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आरक्षण होता है वह 33%, यानी कि 1/3 होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है। तो जो नगर पालिका का कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है। तो नगर पालिकाओं के चुनाव जो कराता है वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है यह 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि महानगर योजना समिति किस क्षेत्र के लिए बनाई जाती है। तो जो महानगर योजना समिति बनाई जाती है यह किसके लिए बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं। तो 12वीं अनुसूची में कुल मिलाकर कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को शामिल किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा नगर पालिका का कार्य है। तो नगर पालिका का कार्य कौन सा है, तो नगर पालिका का कार्य होता है स्वच्छता एवं जलापूर्ति। क्या होता है? स्वच्छता एवं जलापूर्ति, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि नगर पालिकाओं की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो नगर पालिकाओं की आय का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है, तो होता है संपत्ति कर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि जिला योजना समिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है या किस अनुच्छेद में है। तो जिला योजना समिति का जो प्रावधान दिया गया है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो जो जिला योजना समिति का प्रावधान दिया गया है यह अनुच्छेद 243 जेड डी में दिया गया। किस में दिया गया है? 243 जेड डी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 30 जिसका नाम है नगर पालिका, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।